हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी का 9th चैप्टर जो है एटॉमिक फाउंडेशंस ऑफ मैटर के सभी क्वेश्चन आंसर्स को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं बुक के पेज नंबर 181 के ऊपर रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन के पोर्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे एनसीईआरटी की आदत है एक ही क्वेश्चन में से बहुत सारी डिटेल्स पूछने की, सो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है जिसमें पूछा है अ पर्टिकुलर एलिमेंट ए हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स थर्ड शेल, देयर इज अनदर एलिमेंट बी विद 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल। चलिए पहले एक एक करके इन दोनों का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले एटम में क्या कहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन है इन इट्स थर्ड शेल, तो हमें पता है 3 शेल्स कौन कौन सी हैं, के, एल एंड एम शेल। पहली शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, नेक्स्ट शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड थर्ड शेल में जो क्वेश्चन में हमें दिया है दैट इज द 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए इनको एक स्ट्रक्चर में अगर हम बनाते हैं, सो इनर मोस्ट शेल है 2 इलेक्ट्रॉन से भरी हुई, नेक्स्ट शेल है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स की, एंड थर्ड शेल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है ऑफ एटम ए का। चलिए एटम बी का भी अब हम बना लेते हैं। एटम बी की अगर हम बात करें तो उसके पास 2 शेल्स हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया है उसके पास 2 शेल हैं एंड सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 शेल्स यानी कि के एंड एल शेल, जिसमें के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में जो क्वेश्चन में हमारे पास प्रोवाइडेड है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए इसको भी एक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एटम बी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का देखेगा, जिसमें इनर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड उसके बाहर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन है। चलिए अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है इसके रिलेटेड ये देखते हैं। सबसे पहला पार्ट हमें क्या कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज ए टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल। तो ए के सिचुएशन के हिसाब से आप बताओ कि इसमें से वो कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो वो गेन करे या वो लूज करे टू बिकम स्टेबल। अभी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है कि उसको एक नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिसमें उसका ऑक्टेट बेसिकली कंप्लीट हो जाए। तो या तो उसके पास ऑप्शन है कि वो गेन करे +7 इलेक्ट्रॉन्स सो दैट उसका सम टोटल कितना आ जाए, 8 आ जाए, या वो लूज कर सकता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, उससे भी उसका ऑक्टेट क्लियर हो जाएगा। तो क्या इजी ऑप्शन उसके लिए लूज करने की। व्हाट इज द ऑप्शन, इट इज ऑप्शन 2 लूज 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए देखते हैं कैसे। तो व्हाट विल द एटम ए डू इज एटम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। So element A has 1 electron in its third shell. To become stable, it tends to give away 1 electron. Since losing 1 is easier than gaining 7 more. So बहुत obvious सा क्वेश्चन है, हमने लास्ट 8 चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को एज इट इज डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट जो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म। तो जब वो लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, व्हेन इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन सा आयन फॉर्म करेगा। आयंस 2 टाइप्स के होते हैं, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं। एक हमारे पास होता है एनायन एंड दूसरा हमारे पास होता है कैटायन। तो अगर कोई भी आयन के ऊपर आपको अगर पॉजिटिव चार्ज दिखता है इट इज द कैटायन, अगर कोई भी एटम के ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है दैट इज द एनायन। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अभी एटम ए की सिचुएशन की बात करें तो एटम ए ने क्या किया, एटम ए ने लूज किया। क्या किया, एटम ए ने लूज किया। सो एटम ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, कैटायंस में। आप कैसे याद रख सकते हैं, हमारे स्कूल में है एक ट्रिक सिखाई गई थी जो था कैट हैज पॉज, यानी कैट के पास पैर है। सो कैट यानी कैटायन, पी मींस पॉजिटिव। सो कैटायन के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आंसर में हम लिख सकते हैं सिंस ए लूज 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ कैटायन दैट इज अ पॉजिटिव आयन विद चार्ज +1, देयरफॉर इट इज रिटन एज ए पॉजिटिव। चलिए थर्ड पार्ट है इसका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज बी टेंड टू गिव और टेक टू बिकम स्टेबल। अभी आप खुद से सोचो, ये बी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने चाहिए इसको बनाने हैं, इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है कि वो क्या करे, अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। क्या ऑप्शन है, एक तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, या फिर एक इजी ऑप्शन है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर गेन कर ले।
एम आई राइट? या तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो, या वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर देगा। व्हाट इज द इजियर ऑप्शन, 6 या 2? ऑब्वियसली बात है, आप कहोगे 2 इज द इजियर ऑप्शन। तो इस केस में क्या करने वाला है, एटम बी विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो वही लिखा है, एलिमेंट बी हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल, द सेकंड शेल कैन होल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो बी नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ आयन वुड इट फॉर्म? तो आफ्टर लूजिंग कौन सा आयन बनेगा वो? अभी देखो बी ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है या गेन किया है, तो उसने क्या किया है, इस केस में गेन किया है, यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज कुछ याद आ रहा है? नेगेटिव चार्ज इज एनायन और कैटायन? आप खुद सोचो, इज इट एनायन और इज इट कैटायन? तो आपको याद आ रहा होगा कि कैट हैज पोज, यानी कि पॉजिटिवली होता था, नेगेटिवली चार्ज क्या था हमारे पास, एनायन था। सो B2 नेगेटिव क्या है इस केस में, एनायन है। तो कौन सा आयन है, इट इज द एनायन बिकॉज इट हैज चार्ज ऑफ -2 एंड रिप्रेजेंटेड एज B2 नेगेटिव। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है, इफ A एंड B वर टू कंबाइन व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड वुड इट बी फॉर्म्ड? तो देखो दोनों का क्या एम है, एम इन दोनों का है कि हमें अपने आप में स्टेबल बनना है। तो स्टेबल बनने के लिए उनको आपस में बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो कौन कौन से 2 बॉन्ड्स हमारे चैप्टर में मेंशन्ड है, एक तो है आयनिक बॉन्ड, व्हाट इज इट्स नेम, आयनिक बॉन्ड, एंड सेकंड टाइप इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ये दोनों ही बॉन्ड्स हमारे चैप्टर में मेंशन्ड है। आई होप आपको इनका कंसेप्ट बेसिक क्लियर होगा। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम में चला जाएगा, पूरा का पूरा एटम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के दूसरे एटम में चला जाएगा, जिससे दोनों को बेसिकली स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड, ये बताया था मैंने आयनिक बॉन्ड का। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो मोस्टली 2 नॉन मेटल्स के बीच में होती है। आयनिक बॉन्ड जो है वो एक मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में देखा जाता है। चलिए इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों एटम्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड उसको बी एटम को 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर चाहिए। अगर आप काउंट करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे इसको, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे। तो क्या होगा यार, क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, छोड़ देंगे ये को, कहां पर चले जाएंगे, बी में चले जाएंगे। तो वही लिखा है, A gives 1 इलेक्ट्रॉन एंड B needs 2 इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा, 2 एटम्स, कितने एटम्स लगेंगे, A जैसे 1 एटम एंड सेकंड एटम, 2 एटम लगेंगे ना, तभी तो एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ पाएंगे। वो किसके साथ कंबाइन करेंगे, 1 एटम ऑफ B, एक एटम B के साथ कंबाइन करेंगे। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज आयनिक बॉन्ड। क्यों बॉन्ड बना है आयनिक, अभी मैंने आपको बताया व्हाई इट्स आयनिक बॉन्ड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एक एटम को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं कर रहा है, इसको छोड़ के चले गए वो। तो छोड़ने के बाद वो क्या है, बी एटम में जा चुके हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। आई होप इट्स वेरी वेल क्लियर। लास्ट 6 पार्ट है, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड दस फॉर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखो एक इमेजिनेशन आपको अभी आ रही होगी, ए एटम प्लस ए एटम प्लस बी एटम बना क्या रहे थे, लास्ट पार्ट में हमने देखा आयनिक बॉन्ड बना रहे थे। कैसे बन चुके होंगे, स्टेबल बन चुके होंगे। तो अभी देखो ए के कितने एटम्स आए हैं, ए के 2 एटम्स आए हैं, बी के कितने एटम्स आए हैं, बी का 1 एटम आया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, A2B, ये हमारा फॉर्मूला है। इसी को हम क्रिस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमारे चैप्टर में दिया गया है। कैसे करेंगे, देखो A एंड B को हम यहाँ पर सेपरेट तौर से लिख लेंगे। A की वैलेंसी कितनी है, 1 की, कैसी वैलेंसी है, पॉजिटिव 1 की। B की वैलेंसी कितनी है, B की वैलेंसी है 2 की, 2 कैसा है, नेगेटिव है। आफ्टर क्रिस क्रॉस, आफ्टर डूइंग द क्रिस क्रॉस क्या हो जाएगा, A2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A becomes 2 एंड B क्या है 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे हम B1 लिखे ना लिखे वो इट्स द सेम थिंग। सो जो हमारा फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, A2B। तो वही यहाँ पर लिखा है यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड, या हम प्योरली बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट भी हम इसको सोच भी सकते हैं कि हाँ 2 आइटम्स ए के कंबाइन हुए एक आइटम बी से, जिसमें उससे एक कंपाउंड बन गया। तो हम क्रिस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, थ्रू अवर विजुअल एंड मेंटल इमेज से भी कर सकते हैं। जैसे कि ए के पास वैलेंसी 1 थी, बी के पास वैलेंसी 2 थी, तो फॉर्मूला ओवरऑल क्या बन जाएगा, A2B।
चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद बढ़ते हैं टू सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा है एन एलिमेंट एक्स हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड फॉर्म्स अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखो, हमारे पास एलिमेंट का नाम नहीं दिया, एक्स दे दिया, बट खुद से निकालेंगे यार, कैसे नहीं निकाल सकते। देखो इसी के साथ क्या इन्फॉर्मेशन दी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, ऑक्सीजन एंड इसके सभी फैमिली मेंबर्स। देखो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी, 2 and 6। ऐसे 16 का अगर आप देखें तो क्या बनेगी, 2 8 6। सभी में कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं। तो क्या कौन से एलिमेंट्स आएंगे यार, ऑक्सीजन एंड उसके अंदर आने वाले उसके फैमिली मेंबर्स। ये बात क्लियर होगी। 6 इलेक्ट्रॉन्स किसकी बात की जा रही है, ऑक्सीजन की बात की है, ऑक्सीजन के अंदर आने वाले सभी एलिमेंट्स की बात यहाँ पर की गई है। कैसे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं ये, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाईएटॉमिक का क्या मतलब है, दो एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, दो एटम्स क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, पहले पार्ट से 6 इलेक्ट्रॉन से पता लग गया, दूसरी बात हमें डाईएटॉमिक से पता लगी कि दो एटम्स है जो शेयरिंग कर रहे हैं। सो व्हाई वुड दैट बी सो, तो क्यों यहां पर बना रहे हैं यार डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो देखो एक्स हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अभी क्योंकि ये एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, एक नॉन मेटल है, इट अचीव स्टेबिलिटी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था, एक तो आयनिक बॉन्ड था, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड था। अगर कोवलेंट बॉन्ड है किसके साथ बनाएगा, नॉन मेटल्स के साथ बनाएगा। कैसे बनाएगा, शेयरिंग करेगा। तो वही तो यहाँ पर लिखा है यार, क्या करेंगे वो शेयरिंग करेंगे विद अनदर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। उसी एलिमेंट के साथ क्या करने वाले हैं, वो शेयर करने वाले हैं। कितने टोटल एटम शेयर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होने वाले हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होंगे। सो इसलिए वो क्या बना रहे हैं, यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। हम कैसे, ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे आप, ऑक्सीजन को कैसे लिखोगे, ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट होता है, O2 के साथ। क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स स्टेबल मॉलिक्यूल दैट इज द O2। एंड कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि 2 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। पेयर का क्या मतलब है, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 2 पेयर है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, बिकॉज इट्स नॉन मैटर इट विल शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड वुड इट फॉर्म। तो कैसा बॉन्ड है, देखो ईच एटम शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एटम के पास अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या होगा उसका, ऑक्सीजन के पास क्या स्ट्रक्चर है, 2,6। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो क्या करेगा, उसको 6 से बनाना है 8, तो क्या करने वाला है, दो इलेक्ट्रॉन्स उसको और चाहिए। तो कितने बॉन्ड्स बनाएगा वो, 2 बॉन्ड्स बनाएगा ना। ये तो उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 6 तो उसके पास खुद के अपने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा साथ वाले ऑक्सीजन से, 1 2 3 4 5 6 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने और शेयर कर लिए, तो उसने क्या बना लिया, अपने एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लिया। तो यहाँ पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल है। डबल क्यों है, बिकॉज 2 शेयरिंग हो रही है, 1 पेयर एंड सेकंड पेयर। कोवेलेंट क्यों है, बिकॉज शेयरिंग के साथ कर रहे हैं वो, एंड बॉन्ड तो बन ही जाएगा, जो क्या बन सकता है, ऑक्सीजन 2। यानी कि ऑक्सीजन का क्या है, 2 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल को यहाँ पर बना रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इट फॉर्म। तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझ लगेगा। देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 खुद के पास इसके 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 2 आइटम्स बन गए। क्या करेंगे वो, अभी स्टेबल होना है उसको, तो वो क्या करेंगे, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग के लिए डाल देंगे। 4 तो वो अपने लिए प्रिजर्व रखेंगे ही, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयरिंग के लिए डालेंगे। सामने वाला ऑक्सीजन भी कहेगा मैं भी शेयरिंग करूंगा, मैं कितने की शेयरिंग करूंगा, जितने की तुम करोगे। अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे तो मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा। 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स बन के क्या बन जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा। यानी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह से, ये बात एंड ये बात। सॉरी मेरा सर्कल थोड़ा सा ज्यादा ही अच्छा बन गया, बट आपको आई होप समझ आ रहा होगा। कैसे समझ आ रहा होगा, बिकॉज सी इट्स 1 इट्स 2 इट्स 3 इट्स 4 इट्स 5 इट्स 6 एंड 7 एंड 8। 8 तो चाहिए थे। इस साइड में भी अगर आप काउंट करोगे सेकंड पार्ट में, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 8 बन गए, दोनों ही खुश हो गए। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास लूज है एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर्ड पेयर्स में है। तो हम इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बना सकते हैं फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लास्ट पार्ट है, अ सर्टेन अदर एलिमेंट वाई
has 2 electrons in its second shell. Draw the structure of the molecule X. Would it form with the Y? तो एक X है जो हमारे पास ऑलरेडी ये है, जैसे हमने ऑक्सीजन को यहाँ पर मान लिया है। एक Y एटम न्यू इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, Y एलिमेंट, जिसकी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स आउटर मोस्ट शेल कितने हैं? 2 है। तो कौन सी फैमिली आएगी इस केस में? बेरिलियम फैमिली आ जाएगी, मैग्नीशियम आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा। तो इन दोनों का हमें बेसिकली क्या बनाना है? एक कंपाउंड बनाना है। तो चलिए इनका कंपाउंड कैसा बनेगा? फॉर एग्जांपल बेरिलियम है, वो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। उसके पास क्या उसकी वैलेंसी थी? 2 and 2 की वैलेंसी थी। ओके, तो आउटर मोस्ट शेल में क्या कितने थे उसके इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास कैसे हैं? 2 and 6। तो वो क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो X एटम है एंड हमारा Y एटम है, 2 हमारे पास एटम्स बनने वाले हैं। थोड़ा सा हमारे पास साफ जगह पर लिख देता हूँ। एक तो Y है, एक हमारे पास X है। Y की अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। कौन सा चार्ज बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज। X क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, नेगेटिव चार्ज बनाएगा। आफ्टर क्रिस क्रॉस क्या होगा? Y2 बन जाएगा, X2 बन जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या है? Y2 पॉजिटिव एंड X2 नेगेटिव। एंड सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 के साथ 2 को कैंसिल कर सकते हैं, क्या बनेगा? Y एंड X। ये हमारा क्या बनने वाला है? इस केस में इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक डाउट आया ना आपको बनता है कि हमने पहले Y क्यों लिया, X क्यों नहीं लिया? तो Y को पहले लेने का रीजन ये है कि दैट Y इज अ केटायन। Y क्या था? केटायन था, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। एंड केटायंस हमेशा पहले आते हैं, एनायंस बाद में आते हैं। इज इट क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, जहां पर फॉर्मूला हम इसमें Y2 पॉजिटिव एंड X2 नेगेटिव, यानी कि YX इस केस में इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इज इट राइट? चलो बढ़ते हैं टू आवर थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सेज यू वांट टू डिजाइन अ न्यू आयनिक कंपाउंड वेयर total positive charge is 6 positive and total negative charge is 6 negative. Which of the following combination give you the correct number of ions? तो क्या है क्वेश्चन में? बताया है हमें कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड बनाना है मतलब क्या होगा? उसमें कुछ तो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा ना। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होगा तब तो वो खुद से स्टेबल है। अगर चार्जेस बनेंगे तब वो कंबाइन होंगे। कंबाइन कैसे होंगे? आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे, बॉन्ड्स बनाएंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज कितना है? 6 है। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? वो भी 6 है। हमें देखना है कौन सी सिचुएशन यहाँ पर जस्टिफाई करती है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास? 2 आयंस हैं। किसके आयंस हैं? एल्यूमिनियम के आयंस हैं। पर एल्यूमिनियम के आयन के ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। समझे? क्या हमारे पास 2 आयंस हैं। किसके आयंस हैं? एल्यूमिनियम के आयन है। हर एक एल्यूमिनियम के आयन के ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव चार्ज है। चलिए यहाँ पर देखो कितने आयंस हैं? 3 आयंस हैं। किसके आयंस हैं? क्लोरीन के आयन है। हर एक क्लोरीन के आयन के ऊपर कितना चार्ज है? 1 नेगेटिव चार्ज है। बस क्या करना है इस क्वेश्चन में? ये वाले नंबर को एंड ये वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बन जाएगा? 3 × 2 6। 3 × 2 6। कौन सा 6 है? पॉजिटिव में है, बिकॉज प्लस चार्ज है। यहाँ पर क्या करेंगे? 3 × 1 दैट इज द 3। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। हमें क्या बनाना था? 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव। क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं? नहीं कर रहा, इनकरेक्ट। चलो अगला देखें। क्या है हमारे पास? 3 आयंस है मैग्नीशियम के। हर एक मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। क्या करेंगे? 3 × 2 6। 6 कौन सा? पॉजिटिव वाला। क्या है हमारे पास? फॉस्फेट है। फॉस्फेट कितने आयंस हैं? 1 आयन है। पर फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज है? -3 है। 1 × 3 -3। क्या बनाना था? 6 and 6। क्या जस्टिफाई कर रहे? नहीं कर रहा तो हमारा कोर्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फेरिक है। फेरिक में कितने हमारे पास आयंस हैं? 2 आयंस हैं। पर आयन के ऊपर कितना चार्ज है? 3 है। तो टोटल चार्ज कितना बन जाएगा? 6 पॉजिटिव। ठीक है यार। आगे क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन के है, ऑक्साइड आयन है। ऑक्साइड के कितने आयंस हमारे पास? 3 आयन है। पर के ऊपर चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। करो तो 3 × 2 6। कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है। क्या चाहिए था? 6 and 6 चाहिए था। 6 ही पॉजिटिव 6 ही नेगेटिव। यार दोनों कंडीशंस मैच कर दी तो ये क्या है? हमारा आंसर बन गया। फिर भी चलिए नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं। कितने आयंस हैं? 3 आयंस है। किसके है? कैल्शियम के हैं। कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव है। कितना मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा? 6 पॉजिटिव। ठीक है। बट आगे क्या है हमारे पास? 2 आयंस है। पर आयन के ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव है। 2 × 2 इज इक्वल टू 4। हमें क्या चाहिए था? 6 चाहिए था। सो ये क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। हमारा थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं टू फोर्थ क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन सेज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो ये 4 स्टेटमेंट्स है, पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। क्यों फॉल्स है? बिकॉज एलिमेंट्स किससे बने होते हैं? एटम से। सिमिलर टाइप के एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं, तभी वो क्या होते हैं? प्योर होते हैं इन नेचर। तो फॉर एग्जांपल आयरन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट हर एक एटम किसका बना होगा? प्योरली आयरन का बना होगा, तभी वो आयरन का एलिमेंट कहलाएगा। वेरस कंपाउंड्स किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तब वो मिलकर क्या बनता है? एक कंपाउंड बनता है। जो हमने अभी अभी रीड किया ना, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, वो क्या मिलकर बना रहे थे? वो कंपाउंड्स बना रहे थे। इज इट क्लियर? सो दो हमारे पास यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर एटम आएगा एंड सेकंड पार्ट में मॉलिक्यूल आने वाला है। सेकंड ऑप्शन है द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ सेम काइंड। क्या सेम काइंड का आना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो मॉलिक्यूल बनेगा वो O2 N2 ओके इसी टाइप से बनेगा। वो कैसा बन सकता है? वो CO2 H2O, बहुत कॉमन है ना, हमने सभी ने देखे हैं। NH4 पॉजिटिव जो आयन है वो भी बन सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जरूरी नहीं है कि वो बनना कि वो एक ही टाइप के एटम्स के मिलने से बने, वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। सो हम कहेंगे अ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, नॉट द सेम काइंड। फॉर एग्जांपल CO2 है, CO2 में क्या हो रहा है? एक कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसा बॉन्ड है यहाँ पर? देखो दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ पर? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। साथ साथ मैं आपको रिवाइज भी कराता जाता हूँ कि कैसा बॉन्ड हर एक केस में बनने वाला है। इसके बाद हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंटेन्स 3 नाइट्रोजन एटम्स। क्या 3 नाइट्रोजन एटम्स मिलकर गैस बनाते हैं? नहीं। कितने एटम्स मिलेंगे? 2 एटम्स, तभी हम लिखते हैं ना N2। तो N2 क्या है? एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? डाई एटॉमिक, यानी कि कितने एटम्स मिलकर बना रहे हैं? 2। डाई मतलब 2, यानी 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। So we will say one molecule of nitrogen gas contains 2 nitrogen atom, not the 3. Last statement है water is made up of 2 hydrogen atoms covalently bonded with 1 oxygen atom। बिल्कुल सही। H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है। कैसे बाउंड है? कोवलेंटली है। क्यों कोवलेंटली बाउंड है? बिकॉज दोनों ही नॉन मेटल्स हैं। कोवलेंट में क्या होता है? शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्टली करेक्ट स्टेटमेंट। इसके बाद बढ़ते हैं टू फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत हद तक इजी है अनलेस एंड अंटिल आपको इन सब की वैलेंसी यहाँ पर पता है। सो व्हाट क्वेश्चन सेज इज राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसमें पहला कंपाउंड है एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो एल्यूमिनियम की यहाँ पर वैलेंसी क्या है? 3 पॉजिटिव है। कैसे पता है हमें? बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? 2 8 एंड 3, यानी कि 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। सो एल्यूमिनियम के नीचे हम क्या लिखेंगे? 3 लिख देंगे। NO3 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, बिकॉज इसके ऊपर वैलेंसी कितनी है? 1 है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मेथड यूज करने वाले हैं हम? क्रिस क्रॉस मेथड। तो व्हाट हैपेंस इज Al मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनेगा? वो Al1 एंड NO3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या बन जाएगा? NO3 थ्राइस। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको? AlNO3 थ्राइस। सो दिस इज इट्स केमिकल फॉर्मूला। आगे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के कितने टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है? इट्स 20, यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है? +2। ऑक्साइड की बात करें कितना चार्ज है? -2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? Ca मल्टीप्लाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, Ca मल्टीप्लाई बाय दिस 2 Ca2। O किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 2 के साथ, यानी कि ट्वाइस। इसके बाद देखो हमें जो फॉर्मूला बनाना होता है वो हमें लोएस्ट होल नंबर में यहाँ पर क्रिएट करना है, यानी कि जितना हम इसको कट कर सकते हैं हम इसको कट कर देंगे। दोनों क्या है? 2 के टेबल पर जा रहे हैं, कट कर दो इसको। क्या हमारे पास स्मॉलेस्ट फॉर्मूला बन रहा है? CaO। सो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका? CaO इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। थर्ड पार्ट क्या है? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में फेरस के कितना चार्ज है इसके ऊपर? 3 पॉजिटिव है। ऑक्साइड पर कितना है? 2 नेगेटिव है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा? Fe मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया Fe2। ऑक्साइड में O किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा? 3 के साथ, यानी कि O3। सो इट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरिक ऑक्साइड।
इसके बाद हमारे 6 क्वेश्चन से क्वेश्चंस और भी ज्यादा इजी हो गए। कैसे इजी हो गए? बिकॉज क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स फाउंड बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस। तो आयंस में ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है, हमें जिस इसका कंपाउंड बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसके वैलेंसेस का क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव, लिख लेते हैं यहाँ पर। कैल्शियम के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Br के नीचे कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, ये Ca1 करेक्ट है। Br ट्वाइस यहाँ पर लिख दिया। सो इट्स अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड। आगे देखो, खुद से कर सकते हो। कैसे करोगे? करोगे यार। Al के नीचे क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। CO थ्राइस के नीचे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, Al2 मल्टीप्लाई बाय CO3 थ्राइस। तो वैसे हम लिख देंगे, क्या बनेगा, Al स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, CO3 स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट। इसलिए लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर क्या है, 3 बाहर की तरफ है। आगे देखते हैं क्या आएगा, K यानी कि पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज है, 1 चार्ज है। SO4 यानी कि सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है, 2 चार्ज है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगा, K2 बिल्कुल सही। SO4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, SO4 ही लिखा रहेगा, यानी क्या बन गए, पोटेशियम सल्फेट। लास्ट में सोचता हूँ खुद से भी कर सकते हो। फिर से कैसे करोगे, मैं ही करके दिखाता रहता हूँ आपको। NH4 क्या चार्ज है, 1 चार्ज है इसके ऊपर। Cl के ऊपर क्या चार्ज है, 1 चार्ज है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ईजी है। NH4 वैसे लिख दोगे 1 से मल्टीप्लाई करने पे। Cl को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, Cl ही आ जाएगा। NH4 क्या होता है, अमोनिया होता है। Cl क्या होता है, क्लोराइड होता है। फॉर्मूला क्या बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर 9.18 करेक्टली रिप्रेजेंट Cl नेगेटिव आयन वेयर एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 17। तो एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के अंदर कितने आने वाले हैं। क्लोरीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 17। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करेंगे, 3 शेल्स में। कौन कौन सी, Kl एंड M शेल। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स किसमें, M शेल में चले जाएंगे। ये तो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम एटम। अभी बात करते हैं कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन में क्या है, Cl नेगेटिव आयन है। नेगेटिव का क्या मतलब है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। एमेरेट नेगेटिव का क्या मतलब होता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेन करके कहां पर रखा उसने, अपनी M शेल में। यानी जहां पर एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड कर दिया। एंड अब इस स्टेट में इसके M शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनने वाले हैं, 7 + 1 यानी कि 8। तो हमें इन स्ट्रक्चर्स में से उस स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो, 3 पार्ट्स में, यानी कि K, L एंड M पार्ट में। पहले पार्ट में 2, नेक्स्ट में 8 एंड थर्ड शेल में भी 8। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें, 2 करेक्ट है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 तो नहीं चाहिए, यानी इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट पार्ट में देखो 1 2 इट्स ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, ये पार्ट भी ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यही हमें चाहिए था। पहली शेल में 2, नेक्स्ट में 8 एंड लास्ट में भी 8। सो हमारा सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 8th क्वेश्चन है, डिटरमाइन फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस या फिर कंपाउंड्स। जैसे कि पहला कंपाउंड है अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम मेंशन करते हैं NH4NO3 के थ्रू। तो एक कंपाउंड का हमें यहाँ पर मास फाइंड करना है, इसलिए बहुत एसेंशियल है कि हमें एक एक एलिमेंट का यहाँ पर मास नंबर आता हो। मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आपको ये आता है, एंड अगर नहीं आता है तो मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन कर भी रखी हैं। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है NH4NO3। तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जो भी एटम्स हैं, हम उसको लिख लेंगे। पहला नाइट्रोजन है, हमने लिख लिया। देन हाइड्रोजन आ रहा है, देन अगेन नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है। ओके, इसके बाद नाइट्रोजन के कितने एटम्स आए हैं, 1 एटम। हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 एटम्स। नाइट्रोजन फिर से कितना आए हैं, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3। एम आई राइट। उसके बाद जो मल्टीप्लाई करना है हमें इसके मास नंबर से। चलिए पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना है, 14 है, तो 1 × 14। हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का है 1, सो मल्टीप्लाई बाय 1। फिर से नाइट्रोजन का कितना था, 14 था। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन हैज मास नंबर
16। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 14 1 ज़ा 14, 4 1 ज़ा 4, 14 1 ज़ा 14 एंड 16 3 ज़ा 48। जब आप इन सबको ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 80। एंड हमें क्या यूनिट लगानी है, यू, यानी कि AMU। तो दिस इज द फॉर्मूला यूनिट मास, दैट इज द 80 U। इसी तरह से हमें सेकंड पार्ट में फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 का यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो तीनों एलिमेंट्स के कौन कौन से मास नंबर है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन जो है उसका पर यूनिट का कितना मास है, 1 है। कितनी बार आए हैं वो 3 के साथ आए हैं। देन आगे हमारे पास फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का क्या मास है, फॉस्फोरस का मास है 31। कितने फॉस्फोरस के आइटम है, ओनली 1 आइटम है, सो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 है, 16 लिख देंगे। कितने बार आइटम्स आए हैं, 4 आइटम्स आए हैं, सो यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप इनको सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल आंसर क्या बनने वाला है, 98U, जो क्या है इसका फॉर्मूला यूनिट मास है। थर्ड पार्ट में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ पर फाइंड करना है। तो चलिए वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले मास को लिख देंगे सभी के आइटम्स के। तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स के सभी आइटम्स के यहाँ पर मास आ चुके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोडियम को देखेंगे। सोडियम क्या है, 23 है। हाइड्रोजन कितने आइटम है, ओनली 1 है, यानी +1 कर देंगे। कार्बन के कितने आइटम है, ओनली 1 है, यानी कि +12 कर देंगे। ऑक्सीजन के कितने आइटम है, देखो कितने आइटम्स है, 3 है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। कितना उसका मास है, हर एक ऑक्सीजन का कितना मास है, हर एक ऑक्सीजन का मास 16 है। एम आई क्लियर। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन के 3 आइटम्स, तीनों आइटम्स को हम 16 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आफ्टर एडिशन हमारा टोटल मास क्या निकल के आने वाला है, 84U, जो है इसका फॉर्मूला यूनिट मास। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा 9th क्वेश्चन है, राइट द फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। पहला हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन। तो हमें पता है मैग्नीशियम क्या है, एक केटायन है जिसके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव है। तो जितना उसका चार्ज होगा उसको हम नीचे लिख देंगे। नाइट्रोजन क्या है, एक एनायन है जिसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो आफ्टर क्रिस क्रॉस मेथड क्या होगा, मैग्नीशियम मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, सो Mg3 बन जाएगा। नाइट्रोजन मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, यानी कि N2 बन जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनकर आता है वो आता है Mg3N2, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। सेकेंड पार्ट में क्या है, लिथियम जो केटायन है उसके ऊपर चार्ज है +1। नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कितना है, -3। आफ्टर क्रिस क्रॉस क्या बनेगा, Li मल्टीप्लाई हो गया 3 से, यानी Li3, एन जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गए N ही बन जाएगा, यानी कि लिथियम नाइट्राइड। थर्ड पार्ट देखो, सोडियम एंड सल्फर। सोडियम के ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, केटायन है, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव है। सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव है। सो वैसे हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। Na मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बनेगा, Na2। S मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बनेगा, S बन जाएगा, यानी कि सोडियम सल्फाइड। लास्ट है एल्यूमिनियम जो केटायन है, +3 चार्ज को कैरी करता है। ऑक्सीजन -2 चार्ज को कैरी करता है। आफ्टर क्रिस क्रॉस Al मल्टीप्लाई बाय 2, Al2 एंड NO3 हमारा क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर बन जाए। इसके बाद हमारा 10th क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें बताना है कि इन ब्लैंक पार्ट्स में कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होंगे। कैसे फॉर्मेशन होगी, जब हम NH4 पॉजिटिव को NO3 नेगेटिव से कंबाइन करेंगे तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा। कैसे फाइंड करना है, बहुत ईजी है। देखो NH4 एक तरफ रख लेंगे जो केटायन है, NO3 नेगेटिव दूसरी तरफ रख लेंगे। तो यहाँ पर कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर कितना चार्ज है, 1 नेगेटिव चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर क्या बनेगा, NH4 NO3, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट में देखो NH4 कितना चार्ज है, यहाँ पर +1 है ना, सो +1 यहाँ पर रख लेंगे। SO4 2 नेगेटिव, यानी कितना चार्ज है, 2 का चार्ज है नेगेटिव के साथ। तो क्या बनेगा, NH4 ट्वाइस, क्या बनने वाला है, NH4 ट्वाइस SO4। थर्ड पार्ट में फिर से NH4 है, यानी कि चार्ज +1 है। PO4 के ऊपर क्या है, -3 चार्ज है, यानी कि 3 यहाँ पर नेगेटिव में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे। ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, NH4 थ्राइस, क्या है ये, NH4 थ्राइस PO4। सेकंड पार्ट में क्या है, लिथियम है, कितना चार्ज है, +1 है। NO3 कितना चार्ज है, -1 है। आफ्टर क्रिस क्रॉस क्या बनेगा, LiNO3। सेकेंड पार्ट में क्या है, Li के ऊपर +1 चार्ज है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन Li2 SO4। थर्ड पार्ट में फिर से लिथियम के ऊपर +1 चार्ज है, PO4 के ऊपर -3 चार्ज है, क्या बनेगा, Li3 PO4।
इसी प्रकार थर्ड पार्ट भी देखते हैं, जहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है, NO3 के ऊपर नेगेटिव का 1 चार्ज है। तो क्या होगा, Li1 मल्टीप्लाई बाय NO3 थ्राइस, तो क्या बन जाएगा AlNO3 थ्राइस। नेक्स्ट पार्ट में एल्यूमिनियम +3 SO4 2 नेगेटिव, क्या बनेगा Al2 SO4 थ्राइस। अगले पार्ट में फिर से एल्यूमिनियम +3 PO4 -3, क्या बनेगा ये Al3, लिख लेते हैं Al3 PO4 थ्राइस। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको लोएस्ट होल नंबर में कट करेंगे। 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी कॉमन है, हम इन दोनों को कट कर देंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आएगा AlPO4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारे पास क्या है, कॉपर है, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, NO3 -1 चार्ज है, क्या बनेगा Cu1 NO3 ट्वाइस। फिर से हमारे पास कॉपर +2 चार्ज है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, क्या बन जाएगा Cu ट्वाइस NO4 ट्वाइस, ट्वाइस ट्वाइस सर कैंसिल अप हो जाएगा एंड Cu SO4 यहाँ पर आंसर बन जाएगा। लास्ट पार्ट है Cu 2 पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज लिख लेंगे, PO4 3 नेगेटिव है, -3 चार्ज लिख लेंगे। इसको उसके बाद क्या बनेगा Cu3 लिख दिया हमने, PO4 ट्वाइस, तो ट्वाइस के फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया। तो इसी प्रकार से आपको टेबल के हर एक सेक्शन को यहाँ पर कंप्लीट कर देना। आगे हमारे पास 11th क्वेश्चन है, 5.3 ग्राम of sodium carbonate and 6 ग्राम of acetic acid reacts to produce 2.2 ग्राम of carbon dioxide, 0.9 ग्राम of water and 8.2 ग्राम of sodium acetate. वेरीफाई करना है whether it follows the law of conservation of mass is valid. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, जितना रिएक्टेंट्स का मास होगा बिल्कुल एग्जैक्टली मास प्रोडक्ट का भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो रिएक्टेंट्स हैं कौन कौन से हैं, सोडियम कार्बोनेट है, क्या उसका मास है 5.3 है, क्या और साथ में क्या है एसिटिक एसिड है, मास क्या है 6 है। इन दोनों को हम ऐड अप कर देंगे, ऐड अप करने के बाद हमारे पास टोटल रिएक्टेंट का मास क्या आ जाएगा 11.3 ग्राम। फिर प्रोडक्ट का करने के बाद क्या आने वाला है, उसका भी आंसर 11.3। तो क्योंकि रिएक्टेंट्स का मास एंड प्रोडक्ट का मास सेम है यानी कि 11.3 है, सो हम कह सकते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, वैलिड है एंड इज वेरीफाइड, जो कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन दिस केमिकल रिएक्शन। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन है, इफ अ स्पीसीज हैज 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स देन व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर तो बहुत ईजी है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका क्या है एटॉमिक नंबर है। क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि 11 प्रोटॉन्स हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। मास नंबर भी इजी है, क्या होता है जो भी न्यूक्लियस का मास है यानी जो भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का टोटल सम है। 11 प्रोटॉन्स हैं 12 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल मास क्या है 23 है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, इज इट न्यूट्रल अ कैटायन और एन अनायन। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं जो है 11, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी दिए हैं जो कि है इस केस में 10। तो इसको देखने से हम ये तो ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एक आयन है। क्यों आयन है, बिकॉज इसके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं है। सेम नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज 11 की जगह यहाँ पर क्या है 10 है, यानी कि क्या हुआ होगा कि स्टार्टिंग में इसके पास भी 11 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूज करने के बाद अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 10 बच गए हैं। यानी ये जो भी स्पीसीज है, जो भी एटम था वो उसने क्या किया, एक एटम को एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज ले आया। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा है, वो एक कैटायन है, बिकॉज वी नो कैट है पोज, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक कैटायन है जिसके ऊपर चार्ज कितना है +1 है, बिकॉज इसने क्या किया है अपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। आगे है राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस केस में 10 है, हमें यहाँ पर देखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है 10 है। तो कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब ये जो है आयन एक स्टेबल आयन है। आगे है नेम द स्पीसीज। तो ये कौन सी स्पीसीज है जिसके ऊपर एटॉमिक नंबर जो है 11 पड़ता है, वो स्पीसी है सोडियम की, यानी कि एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण ये क्या है एक सोडियम का एटम है। एंड अगर चार्ज की बात करें, चार्ज के बेसिस पर ये कैसा आयन है, ये सोडियम का एक आयन है। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन है,
टू एलिमेंट्स ए एंड बी है द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ए की कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 5 एंड बी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 एंड 7। तो क्वेश्चन में पूछा है विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव। देखो रिएक्टिविटी डिपेंड करती है वैलेंसी के ऊपर, जितनी कम वैलेंसी उतना ज्यादा वो रिएक्टिव, यानी कि जितनी कम वैलेंसी इस केस में होगी उतना ज्यादा उसकी रिएक्टिवनेस होगी। पहले केस में देखो ए की वैलेंसी क्या है 3, बी की वैलेंसी क्या है 1, यानी कि ए को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, वहीं बी को सिर्फ एक ही चाहिए, यानी बी की वैलेंसी कम है, इसीलिए बी क्या होगा ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो बी इज द राइट आंसर ओवर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, विल ए एंड बी फॉर्म आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड व्हेन दे कंबाइन, एक्सप्लेन यूजिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और शेयरिंग। तो देखो इस केस में क्या है, ए को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वहीं पर बी को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा विद बी। शेयरिंग कैसी होगी, जहां पर ए जो है वो सेंटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने शेयर करने वाला है टू द 3 डिफरेंट एटम्स, यानी कि ए जो है वो सेंटर में आ जाएगा एंड बी जो है इसके साइड में यहां पर लग जाएंगे। ए क्या करेगा, उसके पास उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वो यहां से शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को यहां से शेयर करेगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन को यहां पर से शेयर कर लेगा। Therefore, A would share electrons with 3 atoms of B, जैसे हमने यहाँ पर शोकेस कर दिया। आगे क्या है, प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड दे फॉर्म। तो देखो फिर से फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर लिखेंगे सबसे पहले कितना उसके पास वैलेंसी है 3 की वैलेंसी है, बी पर वैलेंसी 1 की है। आफ्टर क्रिस क्रॉस क्या बनेगा, पॉजिटिव है तो पहले लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि a, b मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि b3। सो इस प्रकार से हम आंसर यहाँ पर फाइंड कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं टू आवर 14th असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें असर्शन है कॉपर सल्फेट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। बिल्कुल सही है। देखो जब कोई भी एक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में चला जाता है यानी लैटिस फॉर्म कर लेता है तो उसके आयंस बहुत ही टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। टाइटली पैक होने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते। वहीं पर ऑन द अदर हैंड मोल्टन स्टेट में जो है फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, यानी कि कॉपर सल्फेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट और इन सॉलिड लैटिस। सो असर्शन हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। रीजन उन्होंने क्या दिया, रीजन दिया कि कॉपर एंड सल्फेट आयन आर फिक्स्ड इन लैटिस इन मोल्टन स्टेट व्हाइल इन सॉलिड स्टेट दे कैन मूव फ्रीली। तो क्या कभी आप सोच सकते हो लिक्विड स्टेट में होने के कारण, मतलब मोल्टन स्टेट कह लो चाहे, उसमें फिक्स लैटिस हो यानी फिक्स हो यहाँ पर आयंस, वही सॉलिड स्टेट में वो फ्रीली मूव कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, कोई सेंस ही नहीं इस बात की। यानी कि हमारी रीजन क्या है यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज सॉलिड स्टेट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, मोल्टन स्टेट में जो है फ्री आयंस प्रेजेंट होंगे जो मूव करेंगे एंड इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर कंडक्ट भी करेंगे। सो यहाँ पर हमारा रीजन जो है फॉल्स है एंड असर्शन बिल्कुल ठीक है। सो हमारा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बढ़ते हैं टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जिसमें कहा है द स्पीसीज Al यानी एल्यूमिनियम, जो ऊपर वैल्यू दी गई है ना इसे हम कहते हैं मास नंबर, यानी कि एल्यूमिनियम जिसका मास क्या है 27 है। नेक्स्ट है ब्रोमीन जिसके ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव, मास क्या है 80। आगे क्या है Hg यानी मरकरी, मास क्या है इसका 201 एंड चार्ज क्या है 2 पॉजिटिव। साथ ही साथ इन्होंने दिया है हैव 13, 35 एंड 80 प्रोटॉन्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स डू दे हैव। तो चलिए एक टेबल की फॉर्म में पहले इन तीनों ही एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले केस में क्या है एल्यूमिनियम है, प्रोटॉन्स हमारे पास क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, मास नंबर भी दिए हुए हैं। देखो छोटे छोटे जो वैल्यूज है ना, ये अभी अब मैंने बताया ये क्या है, ये सभी मासेस हैं। तो मासेस हमें दिए गए हैं विद इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। तो हम न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे, पहले हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, यानी 27 माइनस 13, 80 माइनस 35, 201 माइनस 80। तो तीनों ही केसेस में हम इजीली न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है, एल्यूमिनियम जो है, यहाँ से देखते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर क्या कोई चार्ज है, नहीं है, यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर 13 यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं तो 13 ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे इसके बाद ब्रोमीन में देखो, ब्रोमीन के ऊपर जो एक नेगेटिव चार्ज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करना है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा,
यानी जब इसके ऊपर प्रोटॉन 35 थे तो स्टार्टिंग में इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स भी क्या रहे होंगे, 35 रहे होंगे। बट इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, यानी कि अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे, 35 + 1 यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन्स, जो क्यों आया है, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। आगे मरकरी में केस में देखो, मरकरी में कौन सा चार्ज है, 2 पॉजिटिव, क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, यानी कि स्टार्टिंग में इसके पास भी 80 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, बट इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर लूज कर दिया एंड अब इसके पास 78 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी विल राइट 80 - 2 = 78। ये 78 क्यों बने हैं, बिकॉज ऑफ इट्स 2 पॉजिटिव चार्ज। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये पूरा चैप्टर एंड इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपकी किसी और नई वीडियो में।